ओके, सो हम ओनली इंडक्टर सर्किट, ओनली कैपेसिटर सर्किट एंड ओनली रेजिस्टर सर्किट कर चुके हैं, एलसीआर सर्किट कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। देखिए रेजोनेंस जो है वो सिर्फ एलसीआर सर्किट में होता है, इससे पहले वाले जो सर्किट्स थे उसमें नहीं होता, ओनली इट इज प्रेजेंट इन एलसीआर सर्किट। अब रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपने देखा होगा आपका जो डिश टीवी है ना, उसमें जो डिश लगा हुआ है छत पे, अगर वो खराब होता है तो टेक्नीशियन है वो आके उसकी ना फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, है ना। तो होता क्या है, आपका जो डिश है, ठीक है, वो एक रिसीवर की तरह काम कर रहा है। सैटेलाइट से जो सिग्नल आ रहा है वो आपका जो डिश है एज अ रिसीवर उसको रिसीव करेगा, ठीक है, और फिर वो आपके टीवी तक पहुंचाएगा। इस प्रोसेस में जो सिग्नल है वो क्लियरली हमें दिखाई दे, मतलब जो टीवी में पिक्चर क्लियरली दिखाई दे, उसके लिए जरूरी है कि वहां पर रेजोनेंस, राइट, है ना। तो जो रेजोनेंस है, ठीक है, वो एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें करंट जो है वो मैक्सिमम होता है, सर्किट करंट इज मैक्सिमम, जिसकी वजह से हमें जो भी सिग्नल मिल रहा है ना, वो एकदम अच्छे से क्लियर मिलेगा, है ना, तो हम टीवी से देख पाएंगे। तो रेजोनेंस जो होती है अक्सर सर्किट में क्या होता है, करंट मैक्सिमम होता है और इंपेडेंस जो है वो मिनिमम होता है, इंपेडेंस मिनिमम। अब इंपेडेंस जो है, ठीक है, वो हमने लास्ट क्लास में एलसीआर सर्किट पे डिराइव किया था, इट इज आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी का होल स्क्वायर रूट, ये हमने इंपेडेंस किया था। ये जो z है ये मिनिमम कब हो सकता है, किसी सर्किट में मिनिमम कोई भी सर्किट ऐसा नहीं जिसमें r0 हो सके, यानी कि अगर कोई भी सर्किट होगा उसमें अगर कोई भी वायर है उसका रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत होगा, तो r तो 0 नहीं हो सकता, r कैन नॉट बी 0। बट ये जो z है, ठीक है, अगर हम सोचें कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, प्रोवाइडेड r इज नॉट 0, तो क्या लिखेंगे r, r कैसे, क्यों, अगर ओमेगा एल 0 हो जाए, अच्छा ओमेगा एल 0 नहीं हो सकता, ओमेगा एल 0 नहीं तो फिर तो सर्किट भी बचेगा ना, मतलब फिर एलसीआर नहीं हो पाएगा ना। देखो अगर सर अगर ओमेगा एल 1 ले, ठीक है, तो फिर वो ओमेगा एल माइनस 1 और ओमेगा एल तो 0 हो जाएगा, फिर बचेगा आर स्क्वायर। अब आर 0 हो नहीं सकता तो आर होएगा, तो आप कह रहे हो ये 0 होगा, हाँ क्यों 0 होगा, मिनिमम पास जाना है। चलिए ठीक है। देखो कोई भी जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, अगर उसमें स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, तो उसके मिनिमम वैल्यू ना वो 0 हो सकती है। ये हमें कहां से पता लगा, ये देखो पैराबोला होता है ना, इसका ग्राफ ये y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 हो सकती है, इससे नीचे जा सकता है ना। इस तरीके से r तो 0 है नहीं, अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर वाला फंक्शन है, ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। अब आपको क्वेश्चन माइनस में मिलेगा, माइनस में नहीं हो सकती क्योंकि स्क्वायर कैन नॉट नेगेटिव, मिनिमम जो है वो 0 हो सकता है। तो z मिनिमम जो है वो कितना हो जाएगा, r स्क्वायर इनटू 2 प्लस ईयर टर्म 0 हो जाएगी ना, इस स्क्वायर रूट कैंसिल हो तो z मिनिमम ये हमारा r के बराबर है, ठीक है। अब हमने ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी इसको हमने 0 किया, ठीक है, ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एल सी, ओमेगा की वैल्यू आ गई 1 बाय एल सी का। तो रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये हमारा हो गया ओमेगा, और उसको हम r इसके सब्स्टिट्यूट में लिखते हैं बिकॉज़ दिस इज रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा जो है वो 2 पाई f के बराबर होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, राइट, तो ये 1/LC, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 पाई रूट LC, दिस इज नोन एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो कई बार डायरेक्ट कैलकुलेट करने में तो आप ये लगाओगे, अगर उसने बोला कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग रेजोनेंस तो आप लगा सकते, राइट, है ना।
चलिए इसको नोट डाउन करिए पहले। ओके, सो ये जो रेजोनेंस हो रहा है वो रेजोनेंस उस सर्किट पे कितने अच्छे तरीके से हो रहा है, या हम कह सकते हैं व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस। क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस का मतलब है रेजोनेंस कितने अच्छे तरीके से उस सर्किट में हो रहा है ना। तो उसके लिए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस भी बोल सकते हैं इसको, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, या फिर क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, तीनों नाम से हम बोल सकते हैं। सो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का मतलब क्या होगा, इसका फॉर्मूला है एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। यहां पे लिखते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस, ठीक है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ है ना। अब यहां पर बैंडविड्थ का मतलब क्या है, ठीक है, देखिए ग्राफ से समझिए। सपोज हमें करंट और ओमेगा, ओमेगा मींस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उस एलसीआर से कनेक्टेड, ठीक है। इन दोनों में ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके का दिखता है, लाइक दिस, राइट। यहां पर ये जो मैक्सिमम करंट आ रहा है, आई मैक्सिमम, ये रेजोनेंस के टाइम पर जो सर्किट एलसीआर सर्किट में मैक्सिमम करंट है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बिकॉज़ here ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर, यानी एलसीआर सर्किट में अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी तो उस केस में करंट मैक्सिमम आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर उस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम हुई या ज्यादा हुई, उस केस में जो करंट है वो आप देख सकते हो दोनों साइड रिड्यूस हो। ये ग्राफ जो है ये बताते हैं। अब ये जो पीक हमने बनाई है, ठीक है, इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस जितनी कम होगी उतना शार्प रेजोनेंस होगा, है ना। उसी को हम शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। अभी हम रिमाइंड कैसे करेंगे, तो हम दो ओमेगा की वैल्यू लेंगे, ओमेगा 1 ओमेगा 2, ठीक है, जिसपे करंट की वैल्यू I0/√2 आ रही है, यानी कि आरएमएस वैल्यू, है ना। I0/√2 इज आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट जो है वो दो फ्रीक्वेंसीज पर, ठीक है, हमें वैल्यू मिलती है अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, है ना। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और ये ओमेगा 1, इनके बीच में जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं डेल्टा ओमेगा। ये डिफरेंस है, ये भी आपका डेल्टा ओमेगा। तो इसकी जो थिकनेस है इस पीक की, इसी को हम बैंडविड्थ बोलते हैं, ठीक है। और थिकनेस को हम ये नहीं कि कहीं से भी ले लेंगे, जहां पर ये आईआरएस आपको होगा, यानी कि I0/2 वो वैल्यू जहां पर होगी सिलेक्टेड होगा, ठीक है, और ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो बैंडविड्थ जो है, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी बैंडविड्थ, ठीक है। तो बैंडविड्थ जो है वो आपकी आ जाएगी 2 डेल्टा ओमेगा, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपकी ओमेगा, ये शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मान लो इसको हमने फॉर्मूला के टर्म्स में निकालना है, क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंस, है ना, क्यों बोलते हैं इसको, ये कैलकुलेट करना है। तो इसका जो वैल्यू है, या फिर कह लो वैल्यू की फॉर्मूला, दैट इज VL अपॉन VR और VC अपॉन VR। तो VL जो है ये हो जाएगा आपका IXL, और VR का मतलब हो जाएगा IR। मैंने आपको बताया इस चैप्टर में V IX फॉर्मूला बहुत जगह यूज होगा, बस X जो है वो सर्किट के अकॉर्डिंग अलग-अलग केस में चेंज होता है ना। तो V का मतलब है I into XL, यानी कि रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। VC का मतलब है I into XC, XC का मतलब रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। I से ही करते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, XL अपॉन R या फिर XC अपॉन R।
अब आप ऑब्वियसली ये तो क्वालिटी फैक्टर की दो वैल्यूज आ रही है, मतलब दो फॉर्मूला दोनों जो है ये वैल्यूज दोनों जो है ये हमेशा बराबर आएंगी। क्यों? बिकॉज एट रेजोनेंस xl is equals to x। रेजोनेंस में ये होता है जब xl और x की वैल्यू बराबर ही है रेजोनेंस पर, तो आप चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, सेम है ना। तो xl जो है ठीक है उसकी वैल्यू हो जाएगी ओमेगा l अपॉन r, x जो है होता है ओमेगा c। ठीक है, तो अब क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है ना, तो अगर रेजोनेंस हो रहा है तो ओमेगा जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन LC, क्योंकि सर्किट में रेजोनेंस हो रहा है तो ओमेगा की वैल्यू यही है ना, ये ओमेगा r है ये ओमेगा r है, तो इसकी मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं ओमेगा r की। यहां पर ओमेगा r का ये 1 अपॉन LC, अब 1 अपॉन रूट LC तो ये ऊपर चला जाएगा और नीचे c into r। अब ये रूट एल से यहाँ पर कैंसिल आउट होकर रूट एल बचेगा, इस सी सॉरी ये वाला सी कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे यहाँ पर रूट सी बचेगा। तो देखो इधर बचा है रूट एल अपॉन सी और 1 अपॉन आर अलग से, यहाँ पर क्या बचा है रूट एल अपॉन रूट सी, इसलिए रूट एल अपॉन सी 1 अपॉन, ठीक है। तो दिस इज क्वालिटी फैक्टर। तो आप देख सकते हैं क्वालिटी फैक्टर जो है अल्टीमेटली इसका फॉर्मूला भी सेम आ रेजोनेंस का, राइट। नोट डाउन करिए इसको, कर लेते हैं ठीक, इसको कंप्लीट करके फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। तो ये हमारा रेजोनेंस से रिलेटेड चीजें हो गई। तो देखिए रेजोनेंस में कोई क्वेश्चन आएगा तो ये जो हमने रेजोनेंस से रिलेटेड हुई इस पे बेस्ड आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं। नेक्स्ट है पावर इन ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स। तो ऑल्टरनेटिंग करंट वाले जो सर्किट्स है उसमें पावर जो है ठीक है उसका हम कैसे एनालिसिस करें। तो पावर का जो हमारे पास फॉर्मूला है जो हमने नॉर्मली पढ़ा है वो है I into V, और भी जो फॉर्मूला होते हैं है ना, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। सो हम मान लेते हैं कि हमारा जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसमें जो मतलब ऑल्टरनेटिंग सर्किट है उसमें करंट जो है I नॉट साइन ओमेगा टी है, और जो पोटेंशियल है पोटेंशियल और करंट के बीच में कभी कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस रहता है, तो हम मान लेते हैं वो फेज डिफरेंस पाई है, तो ये रहेगा sin ओमेगा टी प्लस, ठीक है। ये हमने करंट और पोटेंशियल मान रखा है, अज्यूम कर रखा है कि एलसीआर सर्किट या कोई भी सर्किट है उसमें करंट और पोटेंशियल ये राइट। अब आई और बी की मैं वैल्यू यहां पर पुट करना, आई नॉट sin ओमेगा टी, बी नॉट sin ओमेगा टी प्लस पाई। सर पावर में टाइम भी तो आता है ना, टाइम टाइम पावर टाइम क्या है? वर्क ओवर टाइम भी तो होता है। हाँ, तो कौन सी फिजिक्स पढ़ रहा हूँ? मास तो नहीं पढ़ रहा, पैरेलल यूनिवर्स में तो वहाँ पे टाइम भी आता है, पावर में एक फॉर्मूला तो होता है ना, हीट में आता है अच्छा x is equal to y square RT, और नहीं, अरे इस वाले फॉर्मूले में नहीं आता है ये पावर वर्क डन बाय टाइम, वो तो होता ही है, तो पूरी दुनिया को पता है, बट इस वाले फॉर्मूले में टी कहाँ आता है, इसमें टी कहाँ है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ।
और जो मैं बता रहा हूँ ना कि जूल्स लॉ होता है ना, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, आई स्क्वायर आर टी या आई बी टी और बी स्क्वायर बाय आर टी, ये हीट के फॉर्मूले होते हैं। अगर आप इसमें टाइम मल्टीप्लाई करते हैं हीट बन जाएगा, पावर नहीं रहेगा, है ना। अगर आप इसको टाइम मतलब एच को टाइम से ऐड करें पावर का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो आई नॉट और वी नॉट ये आ गया, और ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई। ठीक है, तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस पावर है। दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर क्यों है? क्योंकि ये टाइम का फंक्शन है, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है पावर चेंज हो रही है। अब जैसे करंट में प्रॉब्लम आई थी वैसे यहां पर भी प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या है? ये जो लाइट जल रही है, ठीक है, इसको आप अगर इंस्टेंटेनियसली एनालिसिस करोगे तो ये हर सेकंड में 50 बार इसकी वैल्यू चेंज होगी। तो हाउ यू विल एनालाइज इट? वी कैन नॉट एनालाइज इट, है ना। तो यहां पर भी इंस्टेंटेनियस पावर का कोई इतना ज्यादा वैल्यू है नहीं, उसको कैलकुलेट करके हम कुछ एनालिसिस कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो फिर हमने अगेन एवरेज पावर निकालने का, ठीक है, सोचा। जो साइंटिस्ट हैं तो उन्होंने एवरेज पावर कैसे निकाली? एवरेज पावर निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है, इंटीग्रेशन के थ्रू अगर हमें किसी फंक्शन का एवरेज निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है। यहां पर उस फंक्शन को लिखा जाता है, ठीक है, और d into t यहां पर वो वेरिएबल होगा जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल है। इस फंक्शन में वेरिएबल t है इसलिए यहां पर dt लिखा है। फंक्शन में अगर वेरिएबल x होता तो यहां dx आ जाता। ठीक है, और वन टाइम पीरियड में हमें इसको करना है। ठीक है, तो पावर की वैल्यू पुट कर देते हैं, आई नॉट वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई dt इंटीग्रेशन जीरो से t। आई नॉट वी नॉट जो है कांस्टेंट है, इससे मैंने बाहर निकाला है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन अगर मुझे करना है, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब आपके दिमाग में ऐसा रह सकते हो हाँ, इसको हमें इंटीग्रेट अगर करना है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये प्रोडक्ट में है ना, यानी कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट है। अगर हम इसको समेशन में, है ना, समेशन में या फिर सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो इसको हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 sin a sin b, ये होता है cos a minus b minus cos of a plus b, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो मैं इस पूरे को a मान रहा हूं, इस पूरे को मैं b मान रहा हूं। ठीक है, तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगाता हूं, तो p एवरेज I नॉट V नॉट बाय 2 ये हो गया। ठीक है, और 2 sin ऑफ दिस की पूरा जो किसका हो जाएगा, cos ऑफ ओमेगा t माइनस पाई, a माइनस b कर दिया, माइनस cos ऑफ a प्लस b, यानी ओमेगा t प्लस पाई। ठीक है, इसका हमें अभी इंटीग्रेशन करना है, अभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ है। तो I नॉट V नॉट बाय 2, है ना, ये ओमेगा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा cos फाई dt 0 से t dt 0 से, फिर ये माइनस करके, ठीक है, ये वाला टर्म हट के बन जाएगा cos 2 ओमेगा t प्लस पाई dt अपॉन dt इंटीग्रेशन। तो मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर साइन या cos का फंक्शन है उसकी पावर लीनियर है, यहाँ पर cos की पावर 1 है ना, तो लीनियर पावर वाले साइन या cos का फंक्शन है। अगर आप उसका वन टाइम पीरियड में एवरेज निकालोगे तो वो हमेशा 0 आएगा, दिस होल टर्म विल बिकम 0। व्हाई इट इज बिकमिंग 0? ग्राफ से देखिए आप इसको, ये cos का ग्राफ है वन टाइम पीरियड में, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव दोनों मिला के इस नेगेटिव के बराबर है, तो एवरेज हमेशा 0 है। ये cos का लीनियर फंक्शन यानी कि पावर 1 है।
पावर 1 या V नॉट का मतलब क्या है, इधर cos है इसकी पावर 1 होगी, तो उस केस में एवरेज नीचे जाएगा, 0 और 1 0 हो गया। अब क्या बचा, I नॉट V नॉट बाय 2 cos पाई है कांस्टेंट है, बचा dp 0 से t dp 0 से I नॉट V नॉट बाय 2 cos पाई dt का इंटीग्रेशन t लिमिट 0 से t कैंसिल आउट हो गए, फाइनली मेरे पास आ गया I नॉट V नॉट बाय 2 cos पाई। दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर एवरेज पावर इन अल्टरनेटिंग सर्किट्स, है ना। बट कुछ बुक्स में इस फॉर्मूले को थोड़ा सा वो और अच्छे से सजा के लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं वो, ये जो 2 है इसको मैं √2 * √2 लिख सकता हूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ऐसे, है ना। 2 √2 * √2 हो गया, एक √2 इसके नीचे, एक √2 इसके नीचे। तो I नॉट बाय √2 है, ये I RMS हो जाएगा, V नॉट बाय √2 हो जाएगा, वो V RMS हो जाएगा, और ये जाएगा पास। तुम्हारा एवरेज फॉर्मूला, एवरेज पावर का फॉर्मूला है वो एक्चुअल में ये होता है। यहाँ पर ये जो cos पाई है इसको बोलते हैं पावर फैक्टर, दिस इज नोन एज पावर फैक्टर, राइट। नोट डाउन करिए इसको, फिर हम आगे बात करेंगे। ओके, अब देखिए जो पावर फैक्टर है इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो आपको याद होगा एलसीआर सर्किट में हमने एक डायग्राम, मतलब फेजर डायग्राम पढ़ा था। करंट यहाँ पर था, VR यानी कि रेजिस्टेंस यहाँ पर था, VL माइनस VC इधर था, है ना। और ये नेट पोटेंशियल था, V नेट, ठीक है। ये फेज डिफरेंस था करंट और नेट पोटेंशियल के बीच, ये हमने एलसीआर सर्किट में पढ़ा था, राइट। अब एलसीआर सर्किट में हमसे अगर कोई पूछे इसी ट्रायंगल में, है ना, जो फेजर डायग्राम है, इसमें cos फाई की वैल्यू कितनी होगी, तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो जाएगा आपका VR, है ना, ये बेस हो गया, और हाइपोटेन्यूज हो गया नेट पोटेंशियल। और मैंने आपको बताया V जो है वो V = IX की फॉर्मूला अलग लगते हैं, है ना। तो I * R जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के लिए जो रिएक्टेंस है वो R के बराबर है। V नेट हो जाएगा हमारा IZ, है ना। नेट जो पोटेंशियल होता है वो I * Z के बराबर होता है, where Z is इंपेडेंस। इंपेडेंस क्या होता है, लास्ट क्लास में बताया था, व्हाट इज इंपेडेंस। It is the collective reactance of all the circuit elements, or we can say equivalent reactance of the circuit, ठीक है। तो अगर V नेट की बात हो रही है कि पूरे सर्किट की बात हो रही है ना, X की जगह Z आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो I से I कैंसिल, तो ये R बाय Z, राइट, ठीक है। इसका मतलब है cos फाई, इसकी वैल्यू आप हमेशा R बाय Z इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वाटरलेस करंट, अब मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। वो जो ट्रिक है उस ट्रिक से आप 2-3 फॉर्मूला जो है, ठीक है, उससे इस पूरे चैप्टर को आउट करोगे, है ना। बस थोड़ा सा समझने की बात है, तो हम डिस्कस करेंगे उसको। सो वाटरलेस करंट, ठीक है। तो ये जो वाटरलेस वर्ड है, वाट का मतलब क्या होता है, वाट ऐसा यूनिट ऑफ पावर, है ना। यहाँ पर वो बोल रहे हैं वाट लेस, मतलब पावर नहीं कंज्यूम होगी। तो एक ऐसा करंट जो सर्किट के अंदर फ्लो तो करता है लेकिन वो पावर कंज्यूम नहीं करता, उस करंट को बोलते हैं वाटलेस करंट, ठीक है। सो करंट
flowing in alternating circuits, not consuming, you will not wasting power, but not wasting power, is known as worthless current. वेस्टिंग और कंज्यूमिंग दोनों ये का बेटर रहेगा, वेस्टिंग और कंज्यूमिंग पावर इज नोन एज वॉटरलेस करंट। तो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि भाई जो कोई भी सर्किट है जो हमें उसमें रेजिस्टेंस जीरो नहीं है ना, फिर थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। और अगर सर्किट में रेजिस्टेंस होगा तो वो पावर जो है उसको लॉस को करवाएगा या फिर कभी हीट को लॉस करवाएगा, हमेशा हो, है ना। तो जो वॉटरलेस करंट है, ठीक है, इसमें हम क्या बोलते हैं, अगर सर्किट में R जीरो है then current flowing in circuit will be waterless. Current flowing in circuit is waterless. ठीक है, अब हमें कैसे पता कि R जीरो होगा वाटरलेस करंट के केस में? तो देखिए हम बोल रहे हैं कि जो पावर कंज्यूम्ड है वाटरलेस करंट द्वारा वो जीरो होनी चाहिए, तो हमने एवरेज पावर को हमने जीरो लिख दिया। तो IRMS VRMS इनटू cos फाई, ठीक है। अगर ये जीरो है तो इसका मतलब है cos फाई जीरो नहीं, क्योंकि IRMS और VRMS जीरो नहीं है, इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो इसका मतलब पोटेंशियल होगा, तो ये दोनों तो जीरो है नहीं, इसका मतलब cos फाई जीरो होना चाहिए। cos फाई अगर जीरो है तो cos फाई की वैल्यू r बाय सेट होगी, और अगर ये जीरो है दैट मींस r should be zero। तो वाटरलेस करंट में हम क्या बोलेंगे, जो रेजिस्टेंस है वो जीरो होना चाहिए, है, क्योंकि ऐसा सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब ऑल्टरनेटिंग वाला सर्किट, और उसमें L और C है, तो उसके अगर करंट फ्लो करेगा तो हम बोलेंगे कि उसमें जो करंट है वो वाटरलेस करंट, इट इज नॉट कंज्यूमिंग पावर, और यू कैन से इट इज नॉट वेस्टिंग पावर, क्योंकि रेजिस्टेंस ही नहीं है, पावर कहां से वेस्ट होगी, ठीक है। और कैलकुलेशन के लिए आप R मेथड से पावर फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नोट डाउन करिए इसको। दैट इज चोक कॉइल। चोक कॉइल आप कई क्वेश्चंस में देखोगे वो वर्ड यूज कर रहे हैं। चोक कॉइल का बेसिकली मतलब है LR सर्किट, LR circuit with negligible resistance and high self inductance, ठीक है। तो बेसिकली LR सर्किट ये है, ये L हो गया और ये R हो गया, और ये ऑल्टरनेटिंग करंट, इसी को हम चौक कॉइल बोलते हैं ना। जब भी कॉइल बोला जाएगा, कॉइल का मतलब है LR सर्किट, नॉर्मल LR सर्किट कॉइल का, ठीक है। बहुत बार आपको जो क्वेश्चन में बोल देते हैं कॉइल है और बता देते हैं कि LR सर्किट है, तो आपको अपने आप मान लेना है कि कॉइल का मतलब क्या है, एक नॉर्मल LR सर्किट की बात, क्योंकि कॉइल का मतलब है कोई जो सॉलिनॉइड होता है ना उसको कॉइल बोलते हैं, तो उसमें इंडक्टेंस तो हो गई सेल्फ इंडक्टेंस प्लस उसकी वायर का रेजिस्टेंस भी होगा, दैट्स व्हाई इट इज ट्रीटेड एज LR सर्किट। अगर उसमें साथ में चोक वर्ड जोड़ दिया, चोक कॉइल, इसका मतलब होगा R is tending to zero, means it is very small, and XL is very large, ठीक है। तो उसमें हम उसको चौक कॉइल बोलते हैं।
और यहाँ पर ना फिर वो वॉटलेस करंट जैसा बिहेव करता है क्योंकि रेजिस्टेंस तो लगभग जीरो हो गई है, तो वो वॉटलेस करंट की तरह बिहेव करता है चौक कॉइल में, है ना। अगर हम बात करें कि करंट निकालना है मान लो चौक कॉइल में, ठीक है, तो आई जाएगा V अपॉन Z और LR सर्किट है तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक तो R होगा और ओमेगा L होगा। लेकिन हम बोल रहे हैं कि ये R जो है बहुत छोटा है और ये जो ओमेगा L है बहुत बड़ा है, तो वी कैन नेग्लेक्ट इट, तो जाएगा V अपॉन ओमेगा L। ये करंट इन चौक कॉइल, करंट इन, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। और इसके साथ साथ में फॉर्मूला जो है ना सारे फॉर्मूला एक ही बार लिख रहा हूँ, लेट आप इसमें न्यूमेरिकल्स इजीली कर पाएं। V is equals to Ix। तो अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस के लिए V नॉट इज इक्वल्स टू I नॉट R या फिर V इज इक्वल्स टू IR। यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज पीक वैल्यूज है और ये RMS वैल्यूज है, ठीक है। फिर कैपेसिटर के लिए कैपेसिटर के लिए V नॉट इज इक्वल्स टू I नॉट XC और यहाँ V इज इक्वल्स टू IXC, ये होगा कैपेसिटर। फिर आएगा इंडक्टर, V नॉट इज इक्वल्स टू I नॉट XL और V इज इक्वल्स टू IXL, ठीक है। इसके बाद XL कितना होता है ओमेगा L, XC कितना होता है 1 बाय ओमेगा C, ठीक है। इसके बाद इम्पीडेंस रूट ऑफ R स्क्वायर ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C का होल स्क्वायर। tan phi यानी कि फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल दैट इज VL माइनस VC अपॉन VR। तो या तो आप ये लगा लो या फिर XL माइनस XC अपॉन ये लगा। यहाँ पर मॉड इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि हो सकता है कि जिस सर्किट में आप क्वेश्चन मतलब मैंने सॉल्व कर रहे हो उसमें हो सकता है XL बड़ा हो या हो सकता है XC बड़ा हो। XL बड़ा होगा, XL greater than XC, तो ग्राफ ऐसा होगा लाइक दिस, मींस जो पोटेंशियल है वो करंट से आगे चलेगा, नहीं होगा। और अगर XL लेस देन XC है, XL छोटा है, तो आपका जो ग्राफ है फेजर वाला तो ऐसा है, ये VR हो गया, ये VC माइनस VL हो गया, ये V नेट हो गया। तो इस केस में जो पोटेंशियल है वो 5 फेज डिफरेंस पीछे चलेगा, तो जो पोटेंशियल वो पीछे चलेगा आगे चलेगा, वो इस बात से पता लगता है कि XL बड़ा है तो पोटेंशियल आगे चलेगा, XC बड़ा है तो पोटेंशियल पीछे चलेगा। किससे? करंट से। इस पूरे चैप्टर में जब भी फेज की बात होती है वो करंट को रेफरेंस मान लो कि भाई करंट से आगे चलेगा या करंट से पीछे चलेगा, है ना, उसी की बात। तो ये सारे फॉर्मूला सुनो। अब देखिए इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या है। अच्छा यहाँ पर एक पावर फैक्टर का फॉर्मूला है, ये P एवरेज में लिख देता हूं, IRMS VRMS cos phi। तो पावर फैक्टर ये आपका cos phi होता है एंड R by Z से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर लिख देता हूं XL अपॉन R या फिर XC अपॉन R, तो ये हो गया दूसरा रूट L by C 1 अपॉन R, ये भी होता है, ठीक है। तो ये सारे हम देख लेना, ठीक है। अब देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है। शॉर्ट ट्रिक का मतलब है कि अगर इसमें थोड़े थोड़े से अगर हम पॉइंट्स ध्यान रखें तो हम ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला इससे सारे सर्किट सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो ये जो इंपेडेंस है ये LCR सर्किट की है, स्टॉप राइटिंग इधर दे दीजिए,
ये जो Z लिखा हुआ इम्पीडेंस ये LCR सर्किट का है। अब मान लो आपको LR सर्किट आया सॉल्व करने के लिए, तो LR सर्किट है मतलब C नहीं है उसमें, तो आप क्या करोगे, ये जो 1 बाय ओमेगा C हटा दो, ये हटा दो, तो ये इम्पीडेंस बन जाएगा LR सर्किट का। tan phi में से आप VC हटा दो या फिर XC हटा दो अगर LR सर्किट है, तो वो फेज डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल और करंट का डायरेक्ट बता देगा आपको, ठीक है। बस आपने C वाले को कमेंट में उड़ा दिया क्योंकि वो LR सर्किट है। अब सिमिलरली मान लो RC सर्किट है, RC सर्किट मतलब करंट मतलब उसमें रेजिस्टेंस है और कैपेसिटेंस है, तो क्या करना है, जो L वाले टर्म्स है सारे को हटा दो, ओमेगा L हटा दो, तो RC सर्किट का इम्पीडेंस आ गया, यहां से VL हटा दो, यहां से XL हटा दो, तो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल आ गया RC सर्किट का, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हो। एलसीआर की समझदारी हमने लिखी है, सिंगल सिंगल उसको हमने किया ही है। अब एलआर सर्किट, आरसी सर्किट या फिर एलसी सर्किट, उसको आप इनसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, हम चैप्टर 3 खत्म करेंगे नेक्स्ट क्लास में।